और तुम्हारे तैयारी के एक एक स्टेप पर हम मौजूद रहेंगे। आपको किसी तरह का कोई भी समस्या है, आप हमसे डायरेक्ट मेल करके पूछ सकते हो, या कोई और भी तरीका आप निकाल लो तो आप मेरे तक पहुंच सकते हो। और किसी भी तरह का डाउट हम आपका सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। बस शर्त यह है कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करो, अच्छा नंबर लाओ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। चलो, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, और देखा जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होंगे। हम लोग दोनों मेथड को यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, राइट? क्योंकि हमको दोनों मेथड बेसिकली आना चाहिए अगर हम कुछ अच्छा ख्वाब देखते हैं तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन कहता है ए स्मॉल बॉडी ए स्टार्ट स्लाइडिंग ऑफ द टॉप ऑफ अ स्मूथ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। Find the angle theta corresponding to the point at which the body breaks off the sphere as well as the break of velocity of the body। हमारे पास एक स्मूथ स्फीयर है, ये स्मूथ स्फीयर है, उसका हाफ पार्ट यहाँ दिखाया गया है, और एक बॉडी है जो इसके टॉप पर है, और यहाँ से वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है। स्लाइड करना स्टार्ट करता है बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका हो गया 0, ऐसे कह सकते हो, ठीक? जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पर ये स्फीयर के कांटेक्ट को छोड़ करके है ना बाहर निकल जाएगा। तो मान लो कि यहाँ पे v की वेलोसिटी से ये मूव करते हुए स्फीयर के कांटेक्ट को छोड़ दिया। अब हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमको देखिए फाइंड आउट करना है थीटा और फाइंड आउट करना है v। ये दोनों कितने हुए? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, हमने आपको कहा था कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। तो पहले हम थोड़ा इजी वाला मेथड यूज कर दें, उसके बाद जब दिमाग फ्रेश हो जाएगा तो हम लोग थोड़े डिफ़िकल्ट मेथड पे पहुंचेंगे, राइट? और कभी भी ये नहीं सोचना है कि हमने एक इजी मेथड से कर दिया तो अब क्वेश्चन को हम आगे ना करें, है ना? हमें एक तरीके से देखा जाए तो डिफ़िकल्टी से फाइट करने का जज्बा पैदा करना होता है अगर हम आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं अपने लाइफ में। तो देखो बेटा, अब हुआ क्या, देखो मैंने पिक्चर दोबारा से इसे देखिए बना दिया, राइट? ये क्या था? ये था सेंटर आपका। यहाँ पर आपका ये जो क्या था, बॉडी था, इसका मास मान लो m। ये एंगल कितना है? ये एंगल थीटा है। एक बात बताओ कि अगर ये कांटेक्ट नहीं छोड़ा है तो उस मोमेंट पर इस बॉडी पर कितने फोर्सेज लग रहे होंगे? देखिए, एक फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा, कितना? mg। दूसरा क्या हो गया, इस पर जो स्फीयर है एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। और आप जानते हो कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये सर्कल टाइप का दिख रहा है, हालांकि स्फीयर है। तो स्फीयर हो या सर्कल हो, जो रेडियस होता है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर एक नॉर्मल फोर्स ऐसे लग गया, राइट? अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं मेथड नंबर 1, जिसमें हमने आपको बताया था कि ये सिंपल वाला मेथड है। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, देखो जरा। यहाँ देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया, राइट? वेरी गुड। और यहाँ पे हमने वेलोसिटी कितना मान लिया था? v मान लिया था। अब mg का अगर मैं कंपोनेंट निकालूं अलोंग दिस रेडियस, तो ये इधर की तरफ हो जाएगा mg cos थीटा, है ना? तो चूंकि हमारा बॉडी एक सर्कल में मूव कर रहा है तो इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा? वो mg cos थीटा माइनस n के बराबर हो जाएगा बेसिकली। और हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो हुआ उसको हमेशा, है ना, ये mv² ऐसे r लिखते हैं हम लोग। तो एक इक्वेशन तो बेटा यहाँ से अपने पास निकल गया। अब चलते हैं दूसरे इक्वेशन पर। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर
आप इस mg का कंपोनेंट इस टेंजेंट के अलोंग निकालोगे इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा। कैसे हुआ जरा समझो। अगर ये एंगल थीटा है और चूंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और इस हिसाब से ये mg साइन थीटा हो जाएगा। और n का कोई भी कंपोनेंट इधर नहीं रहेगा क्योंकि n जो है इससे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अपने पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, देखिए ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिंपली g साइन थीटा हो गया। और इसको आप लिखते हो dv अपॉन dt, है ना, g साइन थीटा। चलिए ये दूसरा इक्वेशन लिख दिया मैंने। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ से हमको कुछ मिलने वाला है? हम तो कहते हैं हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है इस मेथड में। आगे वाले मेथड में मिलेगा, देखो कैसे। अब सोचो कि अगर मेरा बॉडी स्फीयर के कांटेक्ट को छोड़ देता है, तो कांटेक्ट छोड़ देने पर क्या हो जाता है, ये n की वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। कैसे? क्योंकि भाई जब कांटेक्ट में रहा ही नहीं तो नॉर्मल तो लगेगा नहीं। इसका मतलब हम इसको आराम से 0 लिख सकते हैं। तो हमने देखिए 0 लिख दिया। जैसे ही 0 लिखा तो मेरे लिए यहाँ से आ गया v स्क्वायर बाई आर इंटू एम इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। m से m देखो काट दो, तो v स्क्वायर जो तुम्हारा हो गया वो आर जी कॉस थीटा ऐसे आ गया। अब तुमको v भी निकालना है, थीटा भी निकालना है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन है, तो तुम दोनों वेरिएबल को नहीं निकाल पाओगे। तुमको अब एक और इक्वेशन चाहिए होगा, है ना, जिसकी मदद से तुम v और r में से किसी एक को एलिमिनेट कर दो। तो वो इक्वेशन कहाँ से मिलेगा हमको? उसके लिए देखिए हम एक फंडा लगा रहे हैं और उसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थियरम। देखो अगर तुम चाहो तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, का प्रिंसिपल भी अप्लाई कर सकते हो। एक ही बात है वो। वर्क एनर्जी थ्योरम में शायद बताओ क्या होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम में देखिए बॉडी पहले मेरे पास यहाँ पे था ना, ये होता है कि बॉडी पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबके वर्क का अलजेब्राइक सम करता हूँ मैं और उसको इक्वेट कर देता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी से, राइट। अब ये बताओ कि जब यहाँ से यहाँ तक बॉडी चल रहा था तो कौन कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे थे? वो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि mg और n। बहुत अच्छी बात है। देखिए mg का एक कंपोनेंट अपने बॉडी के क्या बोलते हैं वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये तो वर्क करेगा। लेकिन नॉर्मल जो है हमेशा इसके पाथ के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इसका कोई वर्क नहीं होगा, ठीक है। तो हम लेकिन लिखेंगे भाई, लिखेंगे हम लोग वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई नॉर्मल, क्योंकि और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है। दैट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ देखो ये वेलोसिटी 0 था ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसका हो गया 0। बेटा ये भी देखिए 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया और mg मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी। ग्रेविटी कैसा है? ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करता है तो वर्क डन सिर्फ बॉडी के इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। और ग्रेविटी के केस में क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हाइट निकाल लूँ, इसको मैं p कह देता हूँ, इसको q कह देता हूँ, तो ये वाला निकाल लूँ, इसको h कह लूँ, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी सिंपली हो जाएगा mgh। ठीक, तो देखो फिर ये हो गया mg और h अगर निकालोगे यहाँ से यहाँ तक देखो r है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा r cos थीटा। टोटल कितना है? टोटल है r, तो आपका बेसिकली r माइनस r cos थीटा ये हो गया h। और इससे जब आपने इक्वेट किया, देखिए बहुत मज़ेदार है, m कट गया और v स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से भी मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा। तो देखो मैं इक्वेट करता हूँ। यहाँ बेटा पहले आया था v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला आपने निकाला
दूसरे से देखिए कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, 2gr ये हो जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, और ये rg कॉस थीटा। अब हमको तो लगता है फटाफट से कट जाएगा, ये कट गया, ये हो गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, या कहिए कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/3, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3। ठीक है ना, बहुत आसान है ये। अच्छा, कॉस थीटा निकल गया, तुमको तो वेलोसिटी निकालना था, तो अब क्या ही बचा है, आप सिंपली लिखो v स्क्वायर इक्वल्स टू कितना था, rg कॉस थीटा, और कॉस थीटा बेटा अभी मेरा आया था 2/3 लिख दिया मैंने, तो v जो हो गया √2rg/3, कितना आसानी से निकल गया। तो पहले मेथड से मेरा ये काम निकल गया। और जैसा कि हमने आपको शुरू में कहा था कि जो दूसरा मेथड है थोड़ा डिफिकल्ट है, बट है बहुत काम का। तो चलते हैं हम दूसरे मेथड पर। अब मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 देखो, इस मेथड में बस केवल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे हम, है ना, उसी को कंसीडर करेंगे। अब देखिए कैसे है, यहाँ पे वापस से मैंने पिक्चर बना दिया। देखिए ये ऐसे पिक्चर बना दिया, ये थीटा है। मान लो कि किसी टाइम पर ये डिस्टेंस है s और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है v। तो अब v क्या लिखोगे, v लिखोगे v इक्वल्स टू ds/dt। आपको पता है कि कैसे लिखते हैं हम लोग पहले कई बार इसको पढ़ चुके हैं, तो अब मुझे नहीं लगता है कि इसको बार बार उसी चीज़ को रिपीट किया जाए, तो सिंपली हम लिख दिए, है ना, v इज इक्वल टू ds/dt। ठीक है। अब अभी हमने देखा था, देखिए कि यहाँ पर एक फोर्स लग रहा था mg और यहाँ लग रहा था n, और इस डायरेक्शन में हमारा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था at वो हो गया था सिंपली g साइन थीटा, है ना, g साइन थीटा हो गया था। बहुत अच्छी बात है। और at को हम लोग क्या लिखते हैं, at को हम लिखते हैं dv/dt। यहाँ तक तो कोई भी समस्या नहीं है। अब देखिए क्या हम करने वाले हैं, थोड़ा सा हम गणित लगाएंगे। गणित ऐसे लगाएंगे, ये जो dv है उसको dv/ds कर देता हूँ मैं, और ऊपर भी ds कर दूँ, इधर भी dt कर दूँ। ये क्या है, ये है चेन रूल। ये तो वापस से हो गया v, देखो वापस से v हो गया, तो v dv/ds हो गया, है ना, g साइन थीटा। देखिए अभी भी आप इसको इंटीग्रेट करके भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है और ये s का फंक्शन है। तो एक बात बताओ, क्या तुमको नहीं लगता कि ये डिस्टेंस तो r है, ये वाला भी r है, ये s है, तो s इक्वल्स टू मैं r थीटा लिख दूं, कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तब फिर मैं ds अगर करूंगा तो r d थीटा हो जाएगा, क्योंकि r कांस्टेंट रहेगा। तो क्या मैं ds का यहाँ रख दूं वैल्यू, बिल्कुल देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा r d थीटा इक्वल्स टू ये g साइन थीटा। तो अब बेटा ये है कि वेरिएबल सेपरेबल का केस हो गया यहाँ पर। अगर आप थोड़ा मैथ बढ़िया से पढ़ते हैं तो मैं कहाँ लिख दूँ यार, अब तो फंस रहा हूँ मैं जगह की वजह से। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिखता हूँ v dv इक्वल्स टू r g साइन थीटा d थीटा, है ना। अब इसको कौन कौन इंटीग्रेट कर लेगा, हमको लगता है सभी लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा दूसरे पेज पे जाता हूँ। तो ये हो गया v dv इक्वल्स टू r g साइन थीटा d थीटा, इंटीग्रेट करो फटाफट से। यहाँ बताओ, जब थीटा तुम्हारा 0 था, थीटा 0 था ना, मतलब बॉडी कहाँ थी, टॉप पे, तो उस वक्त वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी 0 था। जब थीटा तुम्हारा ये वाला थीटा है ना, तब वेलोसिटी कितना है, v कह लो। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो v²/2 हो जाएगा। यहाँ बेटा rg हो जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है
है ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस कॉस थीटा और लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट थीटा है। तो ये मैंने आर जी कर लिया। एक बार यहाँ कर दूं मैं माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ये वी स्क्वायर बाई 2 हुआ, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आर जी ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। क्या पहले की तरह आ गया? इक्वेशन 1 करो ना, क्योंकि हम दूसरा मेथड में है। अच्छा, पहले मेथड की तरह मैं दोबारा से लिख सकता हूँ एम जी कॉस थीटा माइनस एन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। अच्छा, इस मेथड में किया क्या है हमने? हम जैसे शुरू से कहते आए हैं कि चूंकि पाथ हमको नोन है, तो हम अपने बॉडी पे लगने वाले एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल और नॉर्मल दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। तो वही तो किया है हमने। ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, जिसको कि हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, मतलब वी स्क्वायर आर बाई जी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं, और टेंजेंशियल आपने लिखा है। तो यहाँ देखिए, जब कांटेक्ट छोड़ेगा तो ये तो आप जानते हैं कि ये 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से बेटा फिर से आ गया आपका वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी, है ना, कॉस थीटा। तो दोबारा रखो ना यहाँ पर। जब दोबारा रखोगे तो वही पार्ट 1 की तरह हो गया आपका। मैं सीधा लिख देता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, और वेलोसिटी मेरे ख्याल से 2 आर जी बाई 3 ऐसे कुछ करके आया था, तो बड़ा आसानी से निकल गया।